नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीईटी एग्ज़ाम सीनियर सेकेंडरी लेवल 2024 का आपको अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाला है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था से आपके टॉपिक है कुछ, जैसे प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है। इस प्रकार के कुछ टॉपिक हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। किसके हिसाब से? एमसीक्यू सीरीज क्या लेकर आए हम? एमसीक्यू सीरीज लेकर आएंगे। ठीक है, और यहाँ से आपके 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे प्रत्येक टॉपिक में। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इन टॉपिकों को पढ़ना है, क्योंकि 6 पारियों में एग्जाम होंगे तो प्रत्येक एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न पक्का पूछा जाएगा। आज हम बात करेंगे स्पेशल किसकी? भारतीय संविधान के अंदर उद्देशिका या प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे। जितने भी प्रश्न बने हुए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और अन्य क्वेश्चनों की हम बात करने वाले हैं। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो बात करते हैं आज के टॉपिक की। टॉपिक है हमारा, क्लास नंबर 1 है हमारी, संविधान की उद्देशिका व प्रस्तावना के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है हमारा कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है किन शब्दों से? इन शब्दों से। किससे होती है? लोकतंत्रवादी भारत से, लोक गणराज्य से, लोक प्रभुसत्ता से, हम भारत के लोग हैं। अभी देखिए, हम बात करते हैं, ये है हमारी भारत की संविधान की उद्देशिका। संविधान में इसमें देख लो, सबसे पहले दिया हुआ है हम भारत के लोग। इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? हम भारत के लोग। सारे के सारे यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इस अच्छी तरीके से इसको रट्टा मार लो, यहाँ से प्रश्न आएंगे तो क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। 1-2 क्वेश्चन लगभग बनते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो पहला प्रश्न सीधा है कि हम भारत के लोग, यहाँ से क्या होता है? स्टार्ट होता। हम भारत के लोग क्या है? हम भारत के लोग। ठीक है, ये आपको याद रखना। फिर आपसे पूछा जाए, अंग्रेजी में पूछा जाता है बहुत बार कि वी क्या आ जाएगा? वी द पीपुल। वी द पीपुल क्या आ जाएगा? पीपुल। ठीक है, वी द पीपुल जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये यूएनओ चार्टर से लिया गया है। यूएनओ चार्टर से ये याद रखना है, एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। चाहे आप सेकंड ग्रेड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये कहाँ से लिया गया है? यूएनओ चार्टर से लिया गया है। भारत की प्रस्तावना की बात करें, भारतीय संविधान में दर्शन, राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों का उल्लेख कर प्रस्ताव। ठीक है, और ये हमारे संविधान का क्या है? ये आधार स्तंभ भी है। हमें पता चल जाता है कि हमारा भारत का संविधान कैसा है इस प्रस्तावना से, उस उद्देशिका से। सबसे पहले हम बात करें इस प्रस्तावना की, उद्देश्य का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया? उद्देश्य का जो प्रस्ताव है किसके द्वारा रखा गया? सबसे पहले हम बात करें उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया? सबसे पहले हम बात करेंगे तो किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू जी के, ये पूछा जाता है, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा सबसे पहले संविधान सभा के अंदर, कहाँ पे? संविधान सभा के अंदर, संविधान सभा के अंदर, संविधान सभा के अंदर कब? 13 दिसंबर 1946 को, याद रखना डेट, 13 दिसंबर 1946 को क्या रखा गया? उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, जो पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ? पारित हुआ। एक तो ये याद रखना है, सीधा पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है उसका उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया? तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और आपसे याद रखना है, एक पूछा जाता है कि प्रस्तावना के जनक किसे कहा जाता है? प्रस्तावना के जनक के रूप में इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जाना जाता है। ठीक है, ये पॉइंट थोड़े आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जा सकते। ठीक है, अब देखिए, आगे हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना के शब्दों का सही अनुक्रम बताइए। देखिए, जिस प्रकार हमारी प्रस्तावना है उसी प्रकार इसने पूछा है कि शब्दों का अनुक्रम बताइए, और यहां से सीधा प्रश्न ये बार बार पूछा जाता है और पूछा भी गया है। देखिए, संप्रभु, प्रजातांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। देखिए, इसमें हम बात करें तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? प्रभुत्व संपन्न, बिल्कुल सही है। समाजवादी बिल्कुल गलत है, यहाँ पे नहीं है। दूसरा दूसरा क्या है? दूसरा प्रजातांत्रिक नहीं है, समाजवादी। ये तो नहीं होगा और ये नहीं होगा, इन दोनों में से होगा।
पथ निरपेक्ष, या हम कह सकते हैं इसको धर्म निरपेक्ष कह सकते हैं, पथ निरपेक्ष, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इस शब्द को बाद में जोड़ा गया था। ठीक है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये देखो क्रम पूछा, इसमें क्रम देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे संप्रभु आ जाएगा, संप्रभुत्व, फिर समाजवादी बनाएंगे, धर्मनिरपेक्ष, पथ निरपेक्ष बनाएंगे, एक प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक, एक गणतंत्र। ये तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर इसका? बिल्कुल सी हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। अब आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा मूल संविधान में शब्द नहीं था, मूल संविधान के अंदर नहीं था 26 नवंबर लगभग, तो देखिए इसमें कौन सा नहीं होगा? पथ निरपेक्ष। पथ निरपेक्ष शब्द है जो मूल संविधान के अंदर नहीं था, ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा कि मूल संविधान के अंदर ये हो जाएंगे। तो ये तीनों क्रम याद रखना है। किसी भी प्रकार के दिए जा सकते हैं, ये भी दिए जा सकते हैं और ये भी दिए जा सकते हैं कि प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उनके समस्त नागरिकों। ठीक है, ये याद रखना। अगला देखिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। गणतंत्र होता है, गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य होता है, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य होता है, संसदीय पद्धति शासन वाला होता है, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप न हो। ये याद रखना। गणतंत्र यानी जनता द्वारा चुना गया तंत्र। किसके द्वारा? जनता द्वारा चुना गया तंत्र गणतंत्र। ठीक है, याद रखना है आपको। तो ये क्या है कि वंशानुगत जो भी पहले सिस्टम चलता था, जैसे कई विदेशों में चलता है, उस प्रकार नहीं है हमारा। जनता द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुना जाता है, गणतंत्र याद रखना है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारत क्या हो गया था? गणराज्य बन गया था। क्या बन गया था? गणराज्य। गणराज्य, गणतंत्र आ जाए या प्रजातांत्रिक पूछा जा सकता, प्रजातांत्रिक, दोनों शब्द आपसे पूछे जा सकते। अगला, सीईटी एग्जाम के लिए स्पेशल आप तैयारी कर रहे हैं 12वीं लेवल की, तो आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस सेट निकालने चाहिए। प्रैक्टिस सेट के अंदर हमारे सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, करंट के और आर्थिक समीक्षा, बजट। तो ये टोटल 10 टेस्ट हैं। 10 टेस्ट अच्छे तरीके से निकाल लीजिए, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। सारे टोटल इसमें ज्योग्राफी है, इंडिया की, भारतीय इतिहास है, पॉलिटी है, सब डाली गई हैं। टोटल 10 टेस्ट हैं और कितने में? 100 रुपये में मिल जाएंगे। और इंडिया की जो PDF है, इंडिया व वर्ल्ड की, इंडिया और वर्ल्ड की जो करंट अफेयर्स की PDF है वो इसमें आपको फ्री दी जा रही है। क्या है? फ्री आपको इसमें मिल जाएगी। ओनली PDF उसका प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से करंट को भी पढ़ सकते हो। तो ये मॉडल पेपर 10 आपको अच्छे तरीके से निकालने चाहिए ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार हमारी तैयारी है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम बताइए। संविधान, भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम है। फिर आ गया प्रश्न, देखो किस प्रकार। इसमें देखिए, आगे पहले हम बात करेंगे बंधुता, समता, स्वतंत्रता और न्याय है। क्षमता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता। स्वतंत्रता, क्षमता, न्याय और बंधुता। न्याय, स्वतंत्रता, क्षमता और बंधुता। अभी देखिए, इसमें देखते हैं प्रस्तावना के अंदर। देखिए प्रस्तावना के अंदर हम देखें तो देखिए, यहां से देखिए, गणराज्य, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता कराने के लिए। तो इसमें देखिए न्याय पहले आ जाएगा, उसके बाद में देखिए स्वतंत्रता, फिर बात करें क्षमता, ये देखिए, ठीक है, और उसके बाद में बंधुत्व, ये देखो बंधुता। ये क्रम इसने पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर की हम बात करेंगे, सबसे पहले न्याय, उसके बाद में स्वतंत्रता, फिर समता, फिर बंधुता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। हम देखें न्याय, न्याय शब्द की बात करें तो 3 प्रकार की न्याय दी गई हैं। 3 प्रकार के एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें 3 प्रकार के, कौन कौन से 3 प्रकार के? एक तो सामाजिक न्याय, कौन से? सामाजिक न्याय दिया हुआ है। दूसरा आर्थिक, कौन सा? आर्थिक न्याय। और चौथा राजनीतिक, राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, ये याद रखना है आपको। अब आपसे पूछा जाए कि जो ये न्याय है, न्याय की हम बात करें
न्याय शब्द है जो ये कहाँ से लिया गया, यानी जो न्याय की जो अवधारणा है वो कहाँ से ली गई है? रूसी क्रांति से। कहाँ से? एग्जाम में पूछा जाता है, रूसी क्रांति से ली गई है। रूसी क्रांति कब हुई थी? रूसी क्रांति से ये जो न्याय शब्द लिया गया है 1917 की बात करें, ठीक है, 1917 के अंदर रूसी क्रांति से ये शब्द लिया गया है न्याय। हम बात करें, एक शब्द दिया हुआ है आर्थिक न्याय। यहाँ पे आर्थिक न्याय की हम बात करें तो इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है हमारे संविधान के अंदर नीति निर्देशक तत्वों के अंदर मिलता है। ये याद रखना पॉइंट आप। फिर दूसरा पॉइंट है हमारा स्वतंत्रता। क्या है? स्वतंत्रता। दूसरा पॉइंट है हमारा स्वतंत्रता। कौन सा है? स्वतंत्रता। ये आपको याद रखना है, स्वतंत्रता। दूसरा टॉपिक है हमारा स्वतंत्रता। कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है? कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? अभी 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन सी? सबसे पहले विचार करने की, ठीक है, दूसरी अभिव्यक्ति की, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, और किसकी आ जाएगी इसमें? देखो, विश्वास की है, धर्म की है, उपासना है। धर्म है, उपासना, ठीक है। ये क्या दी हुई है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। फिर हम बात करें भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19A है, 19(1) के अंदर कितने प्रकार की है? 6 प्रकार की जो है दी गई है, स्वतंत्रता दी गई। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कौन कौन सी 6 प्रकार की जो है बात करें तो स्वतंत्रता दी गई है हमें, ठीक है। और फिर हम बात करें आगे, क्षमता। आगे कौन सा हो जाएगा? क्षमता। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की क्षमता। इसमें देखिए कौन कौन सी है। प्रतिष्ठा, अभी पढ़ा था हमने, और अवसर की क्षमता। देखो इसमें सारे के सारे यही प्रश्न हैं। प्रतिष्ठा और कौन सी? वह उपासना। प्रतिष्ठा व अवसर, उपासना नहीं, अवसर। 2 प्रकार की क्या दी हुई है हमें? क्षमता दी हुई है। बंधुता, 1 प्रकार की बंधुता है, ठीक है। कितने प्रकार की? 1 प्रकार की। क्या? राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ठीक है, ये याद रखना है। फिर आपको याद रखना है एक शब्द और आता है, अखंडता। ये देखो शब्द दिया था मैंने कि राष्ट्र की एकता व अखंडता की बंधुता। अखंडता शब्द कब जोड़ा गया था? ये पूछा जाए, जो अखंडता शब्द है ये कब जोड़ा गया था? अखंडता, अखंडता जो शब्द है वो कब जोड़ा गया प्रस्तावना के अंदर? 42वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन के तहत। 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 के तहत इसे जोड़ा गया था। याद रखना है, कब जोड़ा गया? 1976 के तहत। फिर हम बात करें पीछे हम बात करें स्वतंत्रता। 3 शब्द हैं। पहले मैंने बता दिया आपको कि न्याय जो शब्द है, न्याय शब्द की बात करेंगे तो रूसी क्रांति से लिया गया था। फिर हम बात करेंगे स्वतंत्रता, क्षमता और बंधुता, ये कहाँ से लिए गए थे? ये एग्जाम में पूछा जाता है। स्वतंत्रता, क्षमता और बंधुता, ये फ्रांस की क्रांति से। कहाँ से? फ्रांस की क्रांति से। मोस्ट कर लेना भाई, सीधा के सीधा पूछा जाएगा कि निम्न में से फ्रांस की क्रांति से कौन से शब्द दिए गए हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, इतना आपको। आगे, निम्नलिखित में से किस वाद में यह कहा गया है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है? कुछ आपको पता है, कोई भी हम स्टार्ट करते हैं चीज, वस्तु, कोई काम करते हैं तो उसमें वाद तो होता ही होता है। तो ये कुछ वाद भी थे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे हम बात करें तो इसमें पूछा है कि भारतीय संविधान का प्रस्ताव को कहा गया, प्रस्तावना के बारे में कहा गया कि यह संविधान का अंग नहीं है। किसके अंदर? बेरूवाड़ी या बेरूवारीवाद, मुंबईवाद, मिनर्वा मिल्सवाद, गोकुलनाथवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, बेरूवाड़ीवाद। कब हुआ था? बेरूवाड़ीवाद कब हुआ था? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है सीधा का सीधा। 14 मार्च 1960, याद रख लेना भाई। 14 मार्च 1960 को क्या हुआ था? बेरूवाड़ी का वाद। इसमें क्या कहा गया? पहली पॉइंट, पहला विशेषता ये थी कि भारतीय संविधान का प्रस्तावना क्या है? भारतीय संविधान का अंग नहीं है, ये इसमें कहा गया था।
फिर दूसरा कहा कि प्रस्तावना के अंदर संशोधन नहीं किया जा सकता। पहला तो ये आ गया कि अंग नहीं है प्रस्तावना किसका, भारतीय संविधान का। दूसरा कहा गया कि इसमें क्या किया, संशोधन नहीं किया जा सकता, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तीसरा तीसरा इसने क्या कहा, इसने कहा कि मार्गदर्शिका सिद्धांत है ये, प्रस्तावना क्या है, ये एक मार्गदर्शिका के रूप में काम करती है, मार्गदर्शिका सिद्धांत पर क्या करती है, कार्य करती है, इसने कहा था। ठीक है, ये भी याद रखना है। तो ये थोड़े सी पॉइंट है जो इसके बेरूवाद जो हुआ था 14 मार्च 1960 को लेकर। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल के अंदर एक स्थान है, वहाँ पे एक स्थान है, वो जिला मेरे को याद नहीं है कौन सा जिला है, और थोड़ा सा ये आपको याद रखना है। तो इसका हो जाएगा वेरुवाड़ीवाद। इसने कहा कि भारतीय संविधान का अंग नहीं है। आगे देखिए, संविधान की अधिनियमित के समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। अब देखिए, स्वतंत्रता, समाजवादी, न्याय और समता। अच्छा प्रश्न है, इसकी बात कर रहा है। संविधान की अधिनियमित यानी जब संविधान बन रहा था उस टाइम कौन सा शब्द इसमें नहीं था, यानी बात करें हम 26 नवंबर 1949 की, तो कौन सा शब्द नहीं था इसमें, समाजवादी। कौन सा समाजवादी कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था प्रस्तावना के अंदर। ये जो है एक बार संशोधन 42वें संशोधन के तहत ही हुए थे। तो एक बार आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना के अंदर कितनी बार संशोधन किया गया है, एक बार संशोधन किया गया है। ठीक है, और भारत शब्द के लिए भारत जो शब्द है कितनी बार, 2 बार आया है, ये भी याद रखना। इसका आंसर हो जाएगा ब। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, कहां से लिया गया, ये उद्देशिका की हम बात कर रहे हैं बारी बारी से, लेकिन इसका विचार जो है कहां से लिया गया था, इटली के संविधान से, कनाडा के, फ्रांस के, यूएसए के संविधान से। बताइए, तो हम बात करें उद्देशिका हम पढ़ रहे हैं, इसका जो उल्लेख है वो कहां से लिया गया है, हम बात करेंगे किससे, यूएसए के संविधान से लिया गया है। याद रख लेना भाई, जो उद्देशिका हम पढ़ रहे हैं। आगे, प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श प्रेरित होते हैं, कहां से लिए गए, अभी मैंने बताया था, रूसी क्रांति से, आयरिश क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से, अमेरिकी संविधान से। तो देखिए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात करें तो ये फ्रांसीसी क्रांति से, लेकिन जो न्याय की बात आ जाए, न्याय पूछा जाए, न्याय की जो अवधारणा कहां से ली गई है, रूसी क्रांति से, न्याय की अवधारणा आपसे पूछी जाए। और बात करें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो उल्लेख है वो कहां से लिया गया है, फ्रांसीसी क्रांति से। अगला, भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया गया है, विश्वास, धर्म, उपासना, भाषा। अभी देख लीजिए इसमें कौन सा शब्द, देखिए इसमें हम बात करें, विश्वास है, धर्म है, उपासना है, तीनों शब्द है, विश्वास भी है, धर्म भी है और उपासना है, लेकिन भाषा का उल्लेख नहीं किया गया। इस क्या है, भाषा का उल्लेख नहीं किया गया, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, फिर कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कि अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, और ये बार बार सीधा का सीधा रिपीट होता है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम या नामों से किया गया है, तो ये बार बार पूछा गया, भारत और इंडिया, 2 नामों से किया गया है हमारे राष्ट्र का उल्लेख। फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, कौन सी स्वतंत्रता नहीं दी गई है, पीछे देखिए। पहले देखिए, विचार की है, मैंने बताई थी कितने प्रकार की, 5 प्रकार की स्वतंत्रता पहले बताया था। फिर देखो कैसे भी प्रश्न बनाया जा सकता है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। तो इसमें कौन सी नहीं हो जाएगी, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होगी। कौन सी, आर्थिक स्वतंत्रता इसमें बिल्कुल नहीं होगी, ये आपको याद रखना है, कौन सी नहीं होगी, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं। ठीक है, आगे, भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है, हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है, वी द पीपुल। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। क्या है, संप्रभुता जो है, समान रूप की भावना, संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है, तो ये इसका आंसर हो। आगे, भारतीय संविधान के किस भाग या भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है,
अच्छा प्रश्न है। आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है किसके अंदर? किसके अंदर? तो ये हो जाएगा अपना मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। मैंने पहले बताया था जो न्याय की अवधारणा है वो कहाँ किस में उल्लेखित है? आर्थिक की मैंने की थी। आर्थिक जो अवधारणा है, आर्थिक 3 प्रकार की न्याय बताई थी ना मैंने। तो 3 प्रकार की न्याय थी, इसमें आर्थिक जो न्याय थी उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में मिलता है। तो मैंने पहले लगभग बता दिया आपको, कहीं से भी प्रश्न आ जाए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? किसके निहित हो जाएगी? जनता के अंदर है। किसके अंदर है? जनता। जनता को ही क्या बनाया गया है? सर्वोच्च परी बनाया गया है। इसके अंदर जनता के द्वारा ही राष्ट्राध्यक्ष चुना जाएगा। इसलिए भारत हमारा क्या है? गणतंत्र है। गणतंत्र राष्ट्र है। अगला, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? देखिए, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो देखिए कब हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 को भारत क्या बन गया था? गणतंत्र राज्य बन गया था। ये भी याद रखना है आपको। फिर किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? कब बना था? इसका आंसर बताइए। तो 1950 सीधा हो जाएगा। फिर भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो किस संशोधन अधिनियम में? बार बार मैं बता रहा हूं। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है संशोधन किए गए थे। किसके द्वारा? 42वां संविधान संशोधन के। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। अब तीनों याद रखना, 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द जोड़े गए। सीधा पूछा जाएगा कि कौन से 3 शब्द इसमें जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा? पहला हम बात करेंगे अखंडता, दूसरा हम बात करेंगे पथ निरपेक्ष, और तीसरा कौन सा हो जाएगा? 3 अखंडता, पथ निरपेक्ष, एक हो जाएगा अपना समाजवादी। कौन सा? समाजवादी। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। और मोस्ट कर लेना, सीधा का सीधा पूछा, समाजवादी। ठीक है, ये सब 3 जोड़े गए थे। इसमें 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत प्रस्तावना के अंदर 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, इसे बात करें, ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 है, ये प्रभावी रूप से कब पारित हो गया था? तो ये आपसे पूछा जाए 3 जनवरी 1970 को। 3 जनवरी 1970 को याद रखना। ठीक है, ये भी डेट आपको याद रखनी है। किसी प्रकार के सीईटी एग्जाम के अंदर पक्का प्रश्न बनेगा आपका, कैसा भी पूछा जाए। आगे प्रश्न देखिए, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह क्या कहलाता है? प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, इस प्रकार की शब्दावली ही आपको एग्जाम से पूछी जाएगी। तो क्या कहलाएगा? प्रजातंत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रजातंत्र। पथ निरपेक्ष, या जिसे कहते हैं धर्म निरपेक्ष भी कहते हैं, ये भी याद रखना। धर्म निरपेक्ष शब्द इसके लिए। ठीक है, धर्म निरपेक्ष। समाजवाद आ गया, समाज से संबंधित। गणतंत्र वो आ गया। आगे, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? अभी मैंने बताया था। तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 के अंदर ये जोड़ा गया था। आगे, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, भारत को क्या कहा गया है? देखिए, अच्छा प्रश्न है। भारत को क्या कहा गया है? देखिए, इसमें कहा गया है, ये देखो, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से होगा। बताइए। सर्वसत्ताधिकारी, सर्वसत्ताधिकारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्या कहा है? अब वो शब्द आया पहले वाला जो हम बात कर रहे थे। तो पहला कौन सा हो जाएगा? सर्वसत्ताधिकारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष यानी पथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ये शब्द यहाँ पे आया पीछे वाला। तो सबसे पहले सर्वसत्ताधिकारी, सर्वसत्ताधारी यानी प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष यानी पथ निरपेक्ष, तीसरा लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे भारत को, ये कहा गया है। तो भारत को ये कहा गया है, थोड़ा याद रखना। ठीक है, सबसे पहले सर्वसत्ताधारी यानी सभी को समान रूप से प्रभुत्व संपन्न बनाना है। ठीक है, फिर दूसरा समाजवादी भी बनाना है, तीसरा धर्म आएगा या पथ, धर्म या पथ, फिर लोकतांत्रिक गणराज्य लास्ट। आगे, संविधान की उद्देशिका के संबंध में विभिन्न विद्वानों
के मत के संबंध में निम्न असत्य कथन बताइए। ये देखिए कुछ कथन हैं विद्वानों के, जहां से प्रश्न एक पक्का पूछा जाएगा, जो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, राजनीतिक कुंडली यानी ये किस प्रकार पूछा जाता है। प्रस्तावना को क्या दिया इन्होंने, कथन दिया। एक प्रस्तावना को इस प्रकार कहा, प्रस्तावना को इन्होंने कहा कि प्रस्तावना क्या है, एक राजनीतिक कुंडली है। यह कथन किसने कहा, कि के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया, बिल्कुल सही है। फिर उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। ये किसने कहा, अर्नेस्ट बार्कर ने कहा, यह बिल्कुल सही है। फिर प्रस्तावना के बारे में कहा गया कि यह संविधान की क्या है, आत्मा है। ये ठाकुरदास भार्गव ने कहा। फिर कहा कि संविधान की सार, ये गलत हो जाएगा, ऐसा किसी ने नहीं कहा। राजनीतिक कुंडली, कुंडली आ जाए के.एम. मुंशी कर देना, कुंडली आते ही के.एम. मुंशी कहा जाए कि प्रस्तावना को किसने राजनीतिक कुंडली कहा है, क्या कहा है, राजनीतिक कुंडली के रूप में कहा है। क्या हम कह सकते हैं पॉलिटिकल हेरोस्कोप के नाम से, तो के.एम. मुंशी आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। दूसरा, संविधान की कुंजी क्या है, संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी। संविधान निर्माताओं के जानने की कुंजी किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को। यह किसने कहा, अर्नेस्ट बार्कर ने। फिर संविधान की आत्मा, ठाकुरदास भार्गव। संविधान की आत्मा, एक इन्होंने शब्द भी दिया था, कौन सा, संविधान का सबसे सम्मानित भाग। यह भी किसने कहा था, ठाकुरदास भार्गव के द्वारा। ठीक है, और ये नहीं हो जाएगा, में गलत हो जाएगा। आगे देखिए, मैं बता देता हूं। के.एम. मुंशी के द्वारा राजनीतिक कुंडली, अर्नेस्ट बार्कर के द्वारा संविधान की कुंजी, और ठाकुरदास भार्गव के द्वारा संविधान की आत्मा, और ए.एन. पालकीवाला ने कहा संविधान का पहचान पत्र है प्रस्तावना। अब देखिए, के.एम. मुंशी शब्द आते ही आपको क्या करना है, कुंडली, इसके साथ में क्या कर देती है, कुंडली मिला देनी है। ठीक है, दूसरा आ जाए कुंजी, बारकर के साथ में कुंजी मिला देनी है भी अपनी, बारकर आ जाए कुंजी। फिर भार्गव के साथ में आत्मा, आत्मा का अध्ययन करना है प्रस्तावना के साथ में। और एन पालकी वाला पहचान पत्र है भी किसकी, प्रस्तावना। तो इस प्रकार याद रखना, पालकी वाला पहचान पत्र वाला प्रस्तावना में है, और ठाकुरदास भार्गव आ जाएगा आत्मा, अर्नेस्ट बार्कर आ जाए कुंजी, के.एम. मुंशी कुंडली। ठीक है, आगे, संविधान की प्रस्तावना प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या है। तो सेक्युलर का अर्थ क्या है, देखिए, सेक्युलर का अर्थ क्या है, तो इसमें आ जाएगा सभी नागरिकों को धर्म व उपासना की स्वतंत्रता। ये शब्द पूछा जा सकता है। अगला है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं है। अभी देखिए, अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा जाने वाला। शब्द नहीं है, समाजवादी, पथ निरपेक्ष, अखंडता और गणराज्य। इसका जवाब दीजिए, तो कौन सा नहीं होगा, गणराज्य शब्द। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा नहीं हो जाएगा इसका, गणराज्य। ठीक है, आगे देखिए, इसमें उत्तर क्या हो जाएगा। इसमें उत्तर की बात करें तो 1 2 3 क्या हो जाएगा, 1 2 3। आगे, यह उद्देशिका उत्कृष्ट गद्य काव्य है, यह परिपूर्णता की तस्वीर है, यह कथन किसका है। ये देखो, स्कूल व्याख्याता के अंदर पूछा गया 2020 के अंदर, पीछे भी पूछे गए थे, लेकिन ये मैंने थोड़ा सा लगाया है कि यह उद्देशिका या प्रस्तावना उत्कृष्ट गद्य काव्य है संविधान का, यह परिपूर्णता की तस्वीर है, यह कथन किसका है। देखिए, गजब का प्रश्न है। परिपूर्णता की तस्वीर बताया है किसको, संविधान की प्रस्तावना को। किसने बताया है, पंडित ठाकुरदास भार्गव। और इन्होंने एक और बताया कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, ये भी इनके द्वारा कथन है बताया गया है। और ये कुंडलियां मैंने बताया था किसके द्वारा, के.एम. मुंशी के द्वारा, और अर्नेस्ट बार्कर को भी आपको याद रखना है। आगे, इस केस में यह निर्णय दिया गया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। क्या है, उद्देशिका क्या है, संविधान का भाग नहीं है। ये किस में बताया गया था, ये बताया गया था बेरूवारीवाद केस हुआ था, बेरूवारी केस के अंदर बताया गया संविधान का भाग नहीं है। मैंने पहले भी बताया था, जो हुआ था 14 मार्च 1960 को, 14 मार्च 1960। ठीक है, आगे,
फिर देखिए प्रस्तावना से संबंधित वाद है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपको अच्छी तरीके से बड़ा बड़ा पढ़ना है। देखिए बेरुवारी वाद 14 मार्च 1960 को हुआ था, ठीक है। फिर हम बात करेंगे गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार वाद 1967 के अंदर। फिर आपसे पूछा जाए केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार वाद 1973 के अंदर। फिर आपसे SR मुंबई वाद 1994 के अंदर। फिर आपसे पूछा जाए कि LIC वाद भारत सरकार 10 मई 1995। सबसे पहला याद रखना है आपको बेरुवारी। बेरुवारी वाद कब हुआ? 14 मार्च यानी 1960। उसके बाद में आया गोकुलनाथ वाला 1967। फिर आया केशवानंद जो बार बार पूछा जाता है, इसको मोस्ट करना है आपको, बस ज़्यादा ये पूछा जाता है। केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार वाद 1973। डेट याद रखनी है 73। क्या रखनी है? डेट। इसमें टोटल कितने न्यायाधीश थे? 13 न्यायाधीश थे, ठीक है। 13 न्यायाधीश थे, जिसमें मुख्य न्यायाधीश कौन था ये भी पूछा जाए तो SM सिकरी, जिसे कहते हैं सर्वमित्रा सिकरी, इसमें क्या थे? न्यायाधीश थे। और फिर बात करें, इसने निर्णय दिया था 24 अप्रैल 1973। याद रखना, इसने निर्णय दिया 24 अप्रैल 1973 को, ये पूछा जाता है। उसके बाद में मैं बात करूं, इसने कहा कि प्रस्तावना क्या एक आधारभूत ढांचा कहा इसने, ठीक है। इसे आधारभूत ढांचे का वाद भी कहते हैं, ये याद रखना थोड़ा सा। इसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, एक ये कहा इसने, प्रस्तावना क्या है? संविधान का भाग है और नहीं है, वो किसने कहा था? बेरुवाद का वाद था। फिर संशोधन, इसमें क्या इसने कहा कि इसमें संशोधन किया जा सकता है, किंतु उसकी मूल संरचना में इसका नहीं किया जा सकता, और वैसे संशोधन किया जा सकता है, वो आपने देखा 42वें संविधान संशोधन 1975 में संशोधन किया गया। फिर ये प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, ये कहता है केशवानंद भारती बनाम केरल जो वाद है वो कहता है कि प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। बस ये इतना याद रखना आपको, ठीक है। तो ये इतने ही क्वेश्चन थे लगभग प्रस्तावना से हमने आपको बता दिए हैं। लगभग प्रश्न जो है आ जाएंगे आपके, अगर आपने अच्छे तरीके से ध्यान दिया है तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको ये प्रस्तावना याद है, अगर आपको ये अच्छे तरीके से प्रस्तावना याद है, रट्टाफिकेशन कर लो इस प्रस्तावना का, यहाँ से आपको 2 से 3। अगर नहीं समझ में आता है तो वहाँ पे पेज पे लिख देना, इसको लिख के अच्छे तरीके से मिलान कर लेना शब्दों का कि इसमें कौन सा नहीं है, कौन सा शामिल है, ठीक है। अच्छे तरीके से रट्टा मार लो और वहाँ पे पीछे वाले पेज पे लिख देना इसको, अगर 2 प्रश्न आए तो। टाइम बहुत होता है, 3 घंटे का टाइम होगा, पेपर में लिख देना, लिख के चेक कर लेना अच्छे तरीके से कौन सा शब्द है कौन सा नहीं है। बस शब्दों को अच्छे तरीके से समझ लेना, वहाँ पे सब चेंज करके दिए जाएंगे। और बाकी मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, जहाँ से प्रश्न आएंगे तो इससे बाहर नहीं जाएगा, बारीकी से मैंने करवाया है। चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करें तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए इन टॉपिकों को, क्योंकि प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, ये हमारे आपके खुद के लिए भी महत्वपूर्ण, हमें पढ़ना चाहिए इस चीज़ को। तो अच्छे तरीके से पढ़िए और क्लास को शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करके बताएं और कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको क्लास, और आगे हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।